हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका बायोलॉजी का छठा चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। ठीक, तो वंशागति का आणविक आधार आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये बहुत ही शीघ्रता से कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, उसी हिसाब से आपको डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखने को मिलेंगे। ठीक, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि नाम क्या है आपका, वंशागति का आणविक आधार। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वंशागति का मतलब क्या होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करना ही आपका वंशागति कहलाता है। ठीक, तो उसका आधार क्या है, यानी कि क्या वो चीज़ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाती है। ठीक, तो वो क्या वस्तु है, मतलब कह सकते हैं कि वो कौन सा पदार्थ है या फिर कौन सा आधार है वंशागति का, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाती है। तो वही हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। और जो आधार यानी कह सकते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाती है, उसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है आपका, उसको हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। और अनेक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए होता है। आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, सिद्ध करके मैं बताऊँगा। हर एक चीज़ आपको सिद्ध करके, कई वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है, तब जाकर के पता चला है कि जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आपका डीएनए होता है, यानी कि डीएनए ही आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी, मतलब कि इतिहास के तरीके से हर एक चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो आपका डीएनए होता है, उसकी खोज किस प्रकार से हुई उसे समझते हैं। तो 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद रहा, यानी कि 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक में यह मतभेद था कि अनुवांशिक पदार्थ आखिर है क्या। ठीक, जो आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाता है, वो अनुवांशिक पदार्थ आखिर है क्या, उसी को लेकर के 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में ज़बरदस्त मतभेद था। ठीक, तो ये मतभेद किस लिए था, ये समझते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ है क्या। ठीक, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे, यानी कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे। पर 20वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। ठीक, तो फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया, उन्होंने नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियन की खोज की, यानी कि एक कोशिका देखी, उसके केंद्रक पर उन्होंने इस प्रकार की संरचना को देखा, इस प्रकार की, तो उन्होंने बताया, इसको न्यूक्लियन नाम की उन्होंने खोज करी। ठीक, तो जो न्यूक्लियन होता है इसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, और इसे ही हम लोग डीएनए भी कहते हैं। ठीक, तो उन्होंने जो चीज़ को खोजी इसको क्या नाम दिया, उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया, यानी कि डीएनए ही आपका होता है ये। तो जिससे पुनः विवाद जो आपका था वो शुरू हो गया, यानी कि बहुत से वैज्ञानिक कहते थे कि जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है, लेकिन जब फ्रेडरिक मेसर ने न्यूक्लियन नामक पदार्थ की खोज कर दी तो इससे बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जब दो चीज़ें मिल गई तो आप लोग वैज्ञानिक में मतभेद स्टार्ट हो गया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उस मतभेद को समाप्त करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि आखिरकार जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सही कौन सा है, प्रोटीन है या फिर न्यूक्लिक अम्ल या फिर कह सकते हैं कि डीएनए। ठीक, तो क्या हुआ कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या फिर डीएनए, इसके लिए बहुत ही विवाद छिड़ा, तो यानी न्यूक्लियन। ठीक, तो फिर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में कई प्रयोगों द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाता है, या कह सकते हैं लक्षणों का स्थानांतरण करता है डीएनए ही। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो अपना प्रयोग किए, उन प्रयोगों को हम लोग अब समझेंगे स्टार्टिंग से कि पहला प्रयोग किसने किया, उसके बाद कौन से वैज्ञानिक ने उनको सिद्ध किया। तो जो फ्रेडरिक मिसर थे, इसका जो पूरी तरीके से अनुवांशिक पदार्थ की खोज में 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सबसे पहले कि मैंने आपको बता दिया कि इसका इतिहास कैसा रहा, किस प्रकार से इसको सब लोग सबसे पहले प्रोटीन समझते थे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली और एक फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने न्यूक्लियन की खोज की जो कि डीएनए होता है। उसके बाद फिर चीज़ें बदलती चली गई, यानी कि डीएनए को ही हम लोग अनुवांशिक पदार्थ समझने लगे। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है आपका कि आप लोग से पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने करी, या फिर न्यूक्लियन का या फिर डीएनए का, आपको एक ही चीज़ माननी है, न्यूक्लियन या फिर डीएनए की खोज किसने करी, तो आप लोग को बताना है फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक, तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है
कि डीएनए की खोज किसने करी, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रेडरिक मीसर ने। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो डीएनए था उसको किन प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि डीएनए ही आपका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, तो उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला प्रयोग किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहला प्रयोग किया आनुवंशिक पदार्थ की खोज को सिद्ध करने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी उन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में निमोनिया रोग के जीवाणु यानी कि जो निमोनिया रोग होता है उसका जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या होता है, न्यूमोकोकाई। ठीक, तो न्यूमोकोकाई को क्या किया उन्होंने, गर्म किया। तो जब उन्होंने न्यूमोकोकाई को गर्म किया तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इनमें क्या चीज़ बची, इनमें क्या हुआ कि केवल न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर यानी कि न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए के अतिरिक्त डीएनए को छोड़कर जो जितने भी पदार्थ थे उसके शरीर में वो सभी के सभी निष्क्रिय हो गया, फिर कह सकते हैं कह सकते हैं कि मृत हो गए, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि डीएनए या फिर न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ थे उसके शरीर में वो सभी निष्क्रिय हो गए, प्रोटीन समेत। ठीक, तो प्रोटीन, इससे ये चीज़ पता चली कि जो प्रोटीन था वो भी निष्क्रिय हो गया था वहाँ पर जब उन्होंने गर्म किया था न्यूमोकोकाई को, और केवल डीएनए उनके शरीर में सक्रिय था, बाकी सारी चीज़ें निष्क्रिय हो गई थी। अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के एक, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के एक अरोगजनक जीवाणु के साथ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अरोगजनक जीवाणु के साथ चूहे में प्रवेश कराने पर चूहे को निमोनिया रोग हो गया और वो मृत हो गया। ठीक, तो किस प्रकार से हुआ ये आप लोग समझ लो कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब ये मृत हो गया जीवाणु तब इसको इन्होंने क्या किया, इसको एक और निमोनिया रोग का जीवाणु लिया जो कैसा था, जिसमें क्या था, वो निमोनिया रोग का ही जीवाणु था लेकिन उससे रोग नहीं होता था, कह सकते हैं कि वो अरोग जीवाणु था, उसमें कोई भी रोग नहीं था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि उस जीवाणु को इससे क्या करा, इसके साथ में यानी कि उस जीवाणु को और इससे मिला करके जब चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहे को क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया, जिसे देख करके अचंभित रह गए ये कि जब वो आपका जो जीवाणु था मर चुका था तो किस प्रकार से चीज़ें हो गई, और साथ ही में जो आपका जो नया जीवाणु लिया था वो तो आरोग्यजनक था, तो क्यों निमोनिया रोग हो गया उसको। तो इससे ये चीज़ें पता चली आपको कि क्योंकि जो निर्जीव जीवाणु था उसका डीएनए जो था वो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि सजीव अरोगजनक जीवाणु के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके उसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया। ठीक, तो जो आपका निर्जीव जो जीवाणु था उसमें केवल डीएनए सक्रिय था, तो उसने डीएनए ने क्या किया, जो सजीव जो जीवाणु था वो कैसा था, आरोग्यजनक यानी कि रोग फैलाने वाला नहीं था, लेकिन उसके क्या किया, उसने जीवाणु के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन कर दिया, जिससे कैसा जीवाणु बन गया, वो रोगजनक जीवाणु बन गया। और जब वो रोगजनक जीवाणु बन गया तो चूहे को क्या हो गया, चूहे को निमोनिया हो गया, जिसकी वजह से और चूहा मर गया। ठीक, तो इससे ये बात समझ में आ गई कि जो आपका डीएनए था वही आपका आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक, अब इसको हम लोग एक प्रकार से और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जो निमोनिया रोग का जो न्यूमोकोकाई था, न्यूमोकोकाई, ठीक, न्यूमोकोकाई को लिया जो कैसा था, रोगजनिक था। ठीक, रोग वाला था, जो रोग वाला था जीवाणु उसको लिया और सबसे पहले इसको क्या किया, गर्म नहीं किया, ऐसे ही एज इट इज़ जब इसको चूहे में प्रवेश कराया, चूहे में, तो चूहा कैसा हो गया, मर गया, क्योंकि जानते हैं आप लोग ये जिंदा था, निमोकोकाई रोग वाला था और जिंदा था, इसको कैसा किया, जब जिंदे ही इसमें चूहे में प्रवेश कराया तो ये मर गया, लेकिन जब इसको क्या किया, इसको जब मृत कर दिया यानी कि जब इसे पानी में गर्म किया निमोकोकाई को, उसके बाद जब चूहे में प्रवेश कराया तब चूहा नहीं मरा, यानी कि कह सकते हैं निमोकोकाई को जब हम लोगों ने क्या किया, मृत कर दिया। ठीक, कोकाई को हम लोगों ने मृत कर दिया, कोकाई जब मृत कर दिया हम लोगों ने, जो रोग फैलाने वाला ही था ये, लेकिन जब इसको हम लोग मृत कर दिया उसके बाद जब चूहे में प्रवेश कराया तब चूहा कैसा था, चूहा जिंदा था। ठीक, उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसका समझिए आप लोगों ने क्या किया। उसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने आप लोगों का एक और निमोकोकाई लिया, ठीक, निमोकोकाई लिया जो कैसा था, जो आरोग्यजनक था। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने इसको भी एक बार चूहे के अंदर प्रवेश करा करके देख लिया, तो जो आरोग्यजनक था तो इसकी वजह से इस चूहे में कोई रोग नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये भी मरा नहीं, जिसकी वजह से जिंदा रह गया। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो अब कैसा था, ये आरोग जीवाणु था, अरोग वाला जीवाणु था। ठीक, तो इसमें इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने जो मृत वाला था इसको इन्होंने इसमें मिलाया और उसके बाद में फिर चूहे में जब प्रवेश कराया, यानी कि रोग और प्लस में जो अरोग वाला था उसको जब मिलाया इन्होंने, तो क्या हुआ, जो रोग वाला जो जीवाणु था उसका जो डीएनए था उसके आरोग वाले जीवाणु के
जो आनुवांशिक लक्षण थे उसमें परिवर्तन कर दिया और इसको कैसा बना दिया, इसको रोग वाला जीवाणु बना दिया। उसके बाद जब इसको चूहे में प्रवेश कराया तो ये क्या हो गया, चूहा मर गया आपका। ठीक, तो इस प्रकार से बात सिद्ध हो गई कि जो आपका डीएनए होता है वो डीएनए ही आपका आनुवांशिक लक्षणों को इधर से यानी कि कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब इन्होंने ये तो दे दिया, इन्होंने मतलब कि सिद्ध कर दिया कि आपका जो डीएनए ही होता है वही आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बाद में फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ओस्टवाल्ड अबेरी का प्रयोग। ठीक, तो ओस्टवाल्ड अबेरी ने क्या प्रयोग किया उसको समझ लेते हैं। तो ग्रिफिथ के बाद ओस्टवाल्ड अबेरी ने अपने सहयोगी यानी कि इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के बाद ओस्टवाल्ड अबेरी ने अपने सहयोगी वैज्ञानिकों से मिल करके यह पता लगाया कि जो अरोगजनक जीवाणु था का आनुवांशिक रूपांतरण जो था रोगजनक जीवाणु का डीएनए ही बदलता है। यानी कि जो अरोगजनक जीवाणु था वो कैसा था, अरोगजनक था, लेकिन उसके लक्षणों को किसने बदल दिया, रोगजनक जीवाणु के डीएनए ने बदल दिया, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया, रोगजनक जीवाणु बन गया, जिसकी वजह से चूहे में जब उसको प्रवेश कराया गया तो वो मर गया। तो उन्होंने क्या यही बात का पता लगाया कि क्या वाकई में ऐसा था। तो उन्होंने जब पता लगाया तो ये चीज़ पता चल के आई कि जो आनुवांशिक रूपांतरण हुआ वो डीएनए के द्वारा ही हुआ, प्रोटीन के द्वारा नहीं। ठीक, तो डीएनए ही आपका क्या था, आनुवांशिक पदार्थ बन करके साबित हुआ। तो यहाँ पर भी ये डीएनए था और पूरी तरीके से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आपका आनुवांशिक पदार्थ है। उसके बाद में फिर क्या था, अर्थात इस बात से यह स्पष्ट है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ, इन्होंने ये बताया। उसके बाद में शीघ्र ही एक अल्फ्रेड मस्काई ने भी, एक नामक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड मस्काई, इन्होंने भी क्या सिद्ध किया, इन्होंने बताया कि जीव की समस्त दैहिक कोशिका में डीएनए समान होता है तथा युग्मक में डीएनए आधा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जीव होता है उसके जो जीव का जो प्रत्येक जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, 2n होती है। ठीक, 2n मतलब कि 46 होते हैं उसमें। और वहीं पे अगर जो आपका युग्मक होता है यानी कि जिससे संतान की उत्पत्ति करने के लिए हम लोग जानते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो कैसा होता है, युग्मक आपका यन होता है और मादा युग्मक भी आपका यन होता है। तो यन बराबर कितना होता है, 23। ठीक, और यार जब मादा युग्मक का भी मिलता है यन तो आपका 23 यानी कि 26, इस प्रकार से 46 बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो इसमें पूर्ण डीएनए यानी कि एक पूरा डीएनए 46 का होता है और इसमें क्या था, इसमें आधा डीएनए है। ठीक, तो आधा इसमें और आधा इसमें, यानी कि आधा नर से मिला आधा मादा से मिला, तो कुछ लक्षण नर के भी होंगे, कुछ मादा के भी होंगे, कुछ विपरीत लक्षण भी आएंगे। तो इससे इन्होंने यही चीज़ सिद्ध करी कि जो डीएनए का जो दैहिक कोशिका होती है उसमें डीएनए समान होता है, यानी कि एक डीएनए होता है, और वहीं पर जो युग्मक होता है उसमें डीएनए का आधा ही भाग रहता है। अब आगे फिर एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या चीज़ बताई उसको समझते हैं कि अंत में हर्शे व चेज नामक वैज्ञानिक ने भी अपने प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि हर्शे और चेज नामक एक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना प्रयोग किया और ये बात सिद्ध कर दी कि डीएनए ही आपका आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डीएनए को किस प्रकार से सिद्ध कर दिया गया कि वही आपका एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर आनुवांशिक पदार्थ है। तो इन प्रयोगों यानी कि जितने भी इन लोगों ने प्रयोग करे उनसे क्या निष्कर्ष निकला उसको समझिए अब, कि इन प्रयोगों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आपका आनुवांशिक पदार्थ या फिर जेनेटिक मटेरियल है। अर्थात डीएनए ही आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाला कौन, तो आप लोग बताएंगे डीएनए। और आपसे एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछा जाता है कि डीएनए का खोज किसने किया, तो आप लोग क्या बताएंगे, फ्रेडरिक मिशर ने किया। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और प्रथम प्रयोग किसने किया, द्वितीय प्रयोग किसने किया, है सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वीडियो के अंतर्गत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को सभी चीज़ें अगर अच्छे समझ में आई तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीएनए की संरचना को लेकर के। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।